लेट उर्दू में मैंने आपको इसका कोई मतलब बताया था और एग्जांपल भी दी थी रैशनैलिटी की। मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। जी अब्दुल्ला। हाँ जी सर, रीजन। आपने बताया था अक्लमंदाना उर्दू में सर, रैशनैलिटी। अक्लमंदाना कह सकते हैं जी इसको। जी जी, सर। और मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी इसकी कि जी बड़ा रैशनल डिसीजन है। समटाइम लोग कहते हैं जी बहुत इरेशनल डिसीजन है या रैशनल डिसीजन है। जी रैशनल मीन बिल्कुल। लॉजिकल। जी सर। हाँ, क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की? हाँ यार आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। कुछ 4-5 क्लास के बच्चे नहीं हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें भी ना पता हों। आपको बताया मैंने, फिर आप उसको रिप्रोड्यूस भी ना कर सकें। आपकी आधी क्लास तो सो रही होती है क्लास में बैठ के। सर जैसे आपने ये जो आपने बताया पेपर था कैम्ब्रिज सर के। आपने पेपर्स जो कैंसिल हुए हैं उसकी एग्जांपल दी थी कि वो बड़ा रैशनल डिसीजन था। और फिर आपने ये भी बताया सर कि कैम्ब्रिज के पेपर्स ले रहे हैं, वो भी एक इरेशनल है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसके अलावा क्या हो सकता है जी? रैशनल डिसीजन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को ना रिप्रोड्यूस करना सीखें, थोड़े कम्युनिकेशन स्किल निकालें। ये क्लास में बैठ के जो है ना, जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो आपके अपनी भी स्किल्स एनहांस होंगे कम्युनिकेशन के। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, कल को आप ऑफिस में बैठे होंगे, मीटिंग्स हो रही होंगी, आप चुप करके बैठे हुए होंगे क्योंकि आपके स्किल्स ही एनहांस नहीं हुए होंगे। आपको बोलते हुए जो है ना, एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट बन जाएंगे। इंट्रोवर्ट वैसे टेक्निकली तो लोग होते हैं, समटाइम्स साउंड होते हैं, लेकिन थोड़े कम्युनिकेशन स्किल भी बनाएं अपने लाइफ में। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सक्सेस। और जो है विदाउट एनी फियर आप बोला करें। गलत भी बोल दिया तो व्हाट हैपेंड, क्या बात है, गलत हो गया तो इसमें कौन सा कोई मसले की बात है? होता है बंदा समटाइम गलत भी बोल देता है। तो मैं वो डिस्करेज तो नहीं कर रहा। हाँ जी, कोई इरेशनल डिसीजन बताएं। इरेशनल डिसीजन बताएं कोई। चलें ये पैंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। इरेशनल मतलब जो कि लॉजिकल ना हो, जो कि अक्लमंदाना ना हो। जी ब्रीरा जफरा बताएं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर देखिए, अभी मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपका कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं फिलहाल। तो जी बिलाल हसन। सर ये जो मार्केट के टाइमिंग्स रखे हुए हैं सर ये रैशनल डिसीजन है। अच्छा, कैसे आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ये सर इस तरह जस्टिफाई के करेंगे? मतलब शाम 6 बजे तक जो है सर कंप्लीट, उसके बाद जो है सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी। तो क्या उसमें इरेशनैलिटी क्या है? ये सर आपका एक इरेशनैलिटी आर्गुमेंट ये है कि सर बीमारी तो सर जो पेंडेमिक और जो क्या कहते हैं कोरोना का जो फैलना है सर वो तो 6 बजे से पहले भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है है। कि वो 6 बजे के बाद ही फैलना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये और इस तरह से इरेशनल हो सकता है। दूसरी रैशनैलिटी इसमें ये है कि जब 6 बजे आप मार्केट्स बंद करेंगे तो उससे पहले रश ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? ज़्यादा चांस होगा। ऐसे ही है सर, रश तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक रिसर्च ये भी है कि कोरोना जो है ना वो शाम को ज़्यादा फैलता है, एनवायरनमेंट की वजह से। सर ये चीज किसी तरह प्रूफ तो नहीं हुई हुई सर कि 6 बजे के बाद ज्यादा फैलना है इसने। एग्जैक्टली, अब ये जो बात आपने कही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एंड दिस इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपने एक एविडेंस का जिक्र किया जी कि ये बात प्रूफ नहीं हुई हुई, इसका एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि एविडेंस है भी कि नहीं। बहरहाल ये डायरेक्ट हमारी फील्ड नहीं है, लेकिन दिस इज सर कॉल्ड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो सर रैशनैलिटी में देखें जी। सर इसमें एग्जांपल आ सकती है रिटायरमेंट की। सर जब रिटायरमेंट की डिसीजन, सर जैसे एक कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो सर उसको कंपनी का बेनिफिट यही है कि उसको उस पे स्टे रखें, यानी कि उसको रिटायर्ड ना कर लें अर्ली स्टेजेस पे, तो इसका रैशनल डिसीजन होगा। और सर हाँ अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है तो सर वो इरेशनल डिसीजन हो जाएगा क्योंकि फिर उसे कंपनी को बेनिफिट नहीं देगा। जी, देखें जैसे ये पीटीसीएल कंपनी है आपकी, जैसे पीआईए है कंपनी आपकी, ठीक है? ये कुछ कंपनीज ऐसी है जहाँ के एम्प्लॉयज़ होती हैं, एचआर डिपार्टमेंट जो आपका होता है ना, वो कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहा होता है। वो लोगों की प्रोडक्टिविटी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, उनके जॉब एनालिसिस कर रहा होता है।
उनकी परफॉर्मेंस चेक कर रहा होता है। उसके बाद देखा जाता है कि जी कौन कंपनी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो सम टाइम कुछ लोग होते हैं जो जिनकी एक्सपर्टीज़ इतनी नहीं होती, तो उनके लिए कंपनी को भी डिसीजन लेना पड़ता है कि जी आप इनको जो है वो जो है उनको रिटायर आप करें बिफोर द टाइम। जैसे आप देखें फ़ौज में कुछ लोग मेजर पे रिटायर हो जाते हैं, तो मेजर पे रिटायर होने का मतलब ये नहीं है वो खुद नहीं होते, उनका बोर्ड होता है प्रॉपरली, बोर्ड में उनको नहीं किया जाता सिलेक्ट, तो उनको रिटायरमेंट उनको लेनी पड़ जाती है या हो जाती है उनकी रिटायरमेंट। तो बेसिकली ये तो सारा जो है एक प्रोसेस चल रहा होता है, इसके बिहाइंड जो है एविडेंस होता है, ठीक है। लेकिन सम टाइम जिस तरह आपने कहा कि बड़ा इरेशनल डिसीजन होता है, वो इस तरह से हो सकता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स हो, ठीक है, या फेवरेटिज्म हो, और आप उस बंदे को रिटायर कर लें। तो इस किस्म के डिसीजन होते हैं, तो फिर आप उनको कह सकते हैं कि ये इरेशनल है। वैसे नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर जो है एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, और सारा जो है ना एचआर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। आजकल तो सैप और बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं इसमें। तो ये चीज़ होती है रैशनल और इरेशनल में। खैर अब इरेशनल इंडिया को देख लें आप, पैंडेमिक में इंडिया कितना वहाँ पे कोरोना वायरस फैल रहा है। दे हैव डिक्लेयर्ड कि वी हैव बीट द कोरोना, और उन्होंने अपने जो है वो कुंभ के मेले और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने अपनी रस्मात की हैं, उसकी वजह से आप देख लें ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं है उनके पास। तो इसी तरह से इरेशनल डिसीजंस और भी होते हैं, रैशनल डिसीजंस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल डिसीजन भी कंट्रीज लेती हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट गो थ्रू करते हैं। आई होप कि ये अच्छा बाउंडेड रैशनैलिटी का हमने डिस्कस किया था। बाउंडेड रैशनैलिटी मीन्स कि देखें कोई भी अक्ल कुल नहीं होता, ठीक है। ये इंसानों में लिमिटेशंस है, इंसानों की सोच की भी, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम तो बस जो डिसीजन लेते हैं वी आर टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज हम डिसीजन लेते हैं, बाकी फिर हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बाउंडेड रैशनैलिटी होती है, और इंसान की लिमिटेशन है। आप जो भी डिसीजन लेंगे, जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, तो खैर को भी देख लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, दिस इज इंट्यूशन। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर फील्ड में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये इंट्यूशन। इंट्यूशन कहते हैं विजदान को, आपको चाहने की कोई ख्याल आता है, ठीक है। डिसीजन कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, उस प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, ठीक है। आप हर तरह से कोशिश करते हैं लेकिन कोई सही स्पेसिफिक अच्छा सोल्यूशन आपके पास नहीं आ रहा होता। फिर समटाइम आपको इंट्यूशंस आते हैं, वजदान आते हैं, या ख्याल आता है कि हाँ यार ऐसे हो सकता है, हम इसको ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं, तो इस ऑप्शन पे मे भी वर्कआउट हो जाए। या सम टाइम आपको कोई आइडिया आ जाता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। आप ने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपके जहन में आइडिया आता है कि यार ऐसी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो डिसीजंस के अंदर इंट्यूशंस का बड़ा अहम रोल होता है। इंट्यूशंस होते हैं जो आपका सबकॉन्शियस में से जो है ना वर्किंग कर रहा होता है। सबकॉन्शियस एक तो कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। सिक्स सेंस भी आप इसको कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है। बाज़ लोग बहुत ही विजनरी होते हैं, जैसे कि आप देख लें स्टीव जॉब्स, एलन मस्क को आप देख लें। एलन मस्क टेस्ला को जो मालिक है, डिज़ाइन नए नए निकाल रहा है वो। तो ये इंट्यूशंस होता है। अब इंट्यूशन प्रोसेस को जरा देखें जी। हाँ जी, इसमें देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस। अच्छा मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझसे ना क्वेश्चन कर लिया करें कि सर कोई प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दें कि हाउ यू हैव यूज्ड दिस। मैंने जितनी टाइम जॉब की है तकरीबन अराउंड 15 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स आई हैव डन द जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने तकरीबन सब एक्सपीरियंस की हुई हैं, ठीक है। मैं एक प्रोसेस से गो थ्रू होकर गुजरा हूँ। तो यू कैन आस्क टू मी अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो थ्योरी पढ़ाते हुए सम टाइम जो है ना वो टाइम नहीं इतना होता। तो हाँ जी, इंट्यूशंस को देखें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन। जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस होता है, कोई ना कोई मैनेजर्स का पास्ट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस की क्या एग्जांपल हो सकती है? देखिए एक मैनेजर एक एप्लीकेशन बना रहा है, तो उसने पहले कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन के ऊपर काम किया होगा, उसको पता होगा कि जिसमें क्या एरर क्या बग्स आ सकते हैं। जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करें ना,
तो आप उसको स्टार्ट सोचना, जब प्लानिंग आप शुरू करें उसकी, तो आप उसकी प्लानिंग करना शुरू करें एंड से, कि इस प्लानिंग प्रोसेस का एंड क्या होगा जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, इसीलिए जिस बंदे का एक्सपीरियंस होता है ना, जब वो कोई काम स्टार्ट करता है ना, तो वो सबसे पहले उसका एंड देखते हैं कि जो मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसकी फाइनल स्टेज क्या होगी, वो उसके मुताबिक डिसीजन लेता है। ठीक है, जब मैं जॉब कर रहा था, व्हेन आई वाज एट अ गवर्नमेंट जॉब, अभी तो मैं फिर लेक्चरशिप वगैरह में आ गया हूँ, प्रैक्टिकल जब गवर्नमेंट जॉब थी, प्रिक्योरमेंट मेरे पास होती थी। तो जब हम प्रिक्योरमेंट कर रहे होते थे, तो सबसे पहले मैं ये सोचता था, मैंने क्योंकि ऑडिट करवाया हुआ था गवर्नमेंट का, तो मुझे पता था ऑडिटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ठीक है, तो मैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव में सोचता था हर चीज़ को, कि जी ये जो हम ऐड लगा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं टेंडरिंग की, इस पे ऑडिट का कोई पैरा तो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये पेपरा रूल्स के मुताबिक है, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं ना, जब आप प्रिक्योरमेंट करते हैं तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई, आपका सॉफ्टवेयर में आपकी विंडो खराब हो जाए, करप्ट हो जाए, आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपका एक्सपीरियंस होता है कि आप देखते हैं यार एक्सपीरियंस, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं नॉर्मल वे में। ठीक है, लेकिन जब इंट्यूशन आती है ना आपके, तो उस पर भी एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है, देखें अगर आप, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन, मैनेजर मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग्स और इमोशंस। इंट्यूशन में समटाइम आपकी फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, समटाइम इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं जब आप डिसीजन लेते हैं। तो और सबसे इंट्यूशन जब आपको आते हैं, तो आप देखते हैं कि जी कोई चीज़ अनएथिकल नहीं होनी चाहिए, या उसके अंदर आपका कुछ, एक चीज़ होती है, हाउ योर माइंड इज थिंकिंग, आपका दिमाग क्या कह रहा है और आपका दिल क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये जो इमोशंस वाली बात होती है, ये होती है कि जी आपकी हर्ट फीलिंग क्या है, सब्जेक्टिवली आप क्या सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, तो सम टाइम आप जो है वो इमोशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं जी कि जनाब, किसी एम्प्लॉय के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको छुट्टी चाहिए, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो देन वहाँ पे डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, कोग्निटिव बेस्ड डिसीजन, मैनेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्किल्स, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। कोग्निटिव होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ आप थोड़ा सा जो है अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने स्किल्स को भी इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेनिंग्स आपने ली हुई होती हैं, ट्रेनिंग्स को आप यूज़ करते हैं डिसीजंस में। ठीक है, कोडिंग वगैरह आप करते हैं समटाइम, वो इंट्यूशन की बेस पे होती है। तो समटाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आईटी में, कंप्यूटर फील्ड में, वो फिर आपको इंट्यूशन ही जो है वो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, मैनेजर यूज डाटा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प देम मेक डिसीजंस। देखिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये एक बड़ी स्टोरी है। कॉन्शियस में ऐसे जैसे आप अभी अपनी होशोवास में बैठे हैं, ठीक है, ये आपका कॉन्शियस है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं डिसीजन लेते हुए, वो आपके सबकॉन्शियस में जा रही होती हैं, सेफ हो रही होती है। सबकॉन्शियस ऐसी चीज़ होती है जो सडनली आप डिसीजन लेते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, उसमें समटाइम आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता, वो आपके सबकॉन्शियस से आते हैं। जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं ना आप, और आप साथ साथ मोबाइल भी सुन रहे होते हैं, तो आप सबकॉन्शियस में गियर लगा रहे होते हैं गाड़ी के साथ साथ, आपको पता होता है यार गाड़ी की स्पीड तेज़ होगी, गियर चेंज कर लो, हालांकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। इसी तरह कंपनीज होती हैं, वो एम्प्लॉयज़ को इतना वेल ट्रेन करती हैं कि उनके सबकॉन्शियस में जाके चीज़ें बैठ जाती हैं व्हाइल मेकिंग डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, वैल्यू और एथिक बेस्ड डिसीजन।
अब जब आप डिसीजन लेते हैं तो इंट्यूटिव डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर वैल्यूज और एथिक्स भी इन्वॉल्व होती है। आप कल्चरल वैल्यूज भी देखते हैं, आप एथिकल वैल्यूज भी देखते हैं, ठीक है। कल्चरल पर्सपेक्टिव आप देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कोई डिसीजंस लेने हैं, यू नो अबाउट इनोवेशन, आपने इनोवेशन का सब्जेक्ट पढ़ा था, इनोवेटिव कल्चर कैसे आप जो है वो ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या सर्विस ओरिएंटेड कल्चर आप कैसे ला सकते हैं, तो उसमें फिर आप एथिकल वैल्यूज को भी देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी देखते हैं। इसी तरह से कंपनी जब ऑपरेट कर रही होती हैं तो वो नेशनल कल्चर को भी देख रही होती हैं डिसीजन करते हुए, ठीक है जी, कि नेशनल कल्चर क्या है, या रिलीजियस कल्चर को भी देखा जाता है, ठीक है, या एथिकल वैल्यूज देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इंट्यूटिव कल्चर में, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं इस स्लाइड में। जी, एनी क्वेश्चन? इंट्यूशन को जरा आप स्टडी कीजिएगा और इसको हो सके तो यूट्यूब पे सर्च आउट कर लीजिएगा। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग, इसमें जो है ना, जैसे आप स्टीव जॉब को देखें, उसने आईफोन बनाया है, तो मैकिन्टॉश बनाया है। स्टीव जॉब की एक बड़ी अच्छी मूवी भी है, स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? हाँ जी, कैन सर बिल समवन टेल मी? गेट्स। बिल गेट्स सर। हाँ, बिल। और फेसबुक के ऑनर का क्या नाम है, फाउंडर ऑफ फेसबुक? सर मार्क जकरबर्ग। ठीक है। और टेस्ला, टेस्ला मोटर्स? सर एलन मस्क। ये नाम कम से कम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की एक बड़ी अच्छी जॉब है और एक बड़ी अच्छी मूवी है, वो जरूर देखिएगा आप। उसमें वो बताते हैं इंट्यूशंस कैसे यूज करने हैं, हाउ यू नो मैकिन्टॉश ने डिस्कवर किया था, किस फेजेस से गुजर के गया था वो। तो इस तरह की जो अच्छी मूवीज होती हैं वो देखा करें, रमज़ान के बाद देखें आप, लेकिन ये आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देंगे आपकी फील्ड का। इंट्यूशन से मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ये बड़ा आपकी फील्ड में यूज़ होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। इंट्यूशन, विजदान आते हैं, समटाइम आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपको उसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा होता, आप फिर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, या सम टाइम जो है ना वो आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में आप सो रहे होंगे ना तो नींद में आपको आइडिया आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, मतलब आपको एक डायमेंशन मिल जाएगी वर्कआउट करने के लिए। तो वो आपका इंट्यूशन होता है, ठीक है। वो आइडिया आपको ऐसे ही नहीं आता, वो इन 6-7 फैक्टरों के ऊपर बेस कर रहा होता है, एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा होता है। जब आपको नेटवर्किंग का प्रॉब्लम आएगा तो नेटवर्किंग की नॉलेज होगी तो उसका आइडिया आपके पास आएगा, रियलिस्टिक आइडिया, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का आइडिया उसी वक्त आएगा। अब नेटवर्किंग की फील्ड में स्पेशलाइज है तो साइबर सिक्योरिटी का आइडिया नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है, कॉग्निटिव बेस स्किल नहीं है आपके पास उसके नॉलेज शायद इतनी ज़्यादा ना हो, ट्रेनिंग्स आपने अटेंड ना की हो, तो बुक्स आपने अगर पढ़ी होंगी तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, हाँ यार ये हो सकता है ये वाला इशू हो इसमें, ठीक है। तो जैसे साइबर सिक्योरिटी की एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म मूवी एक आई थी जिसमें न्यूक्लियर प्लांट को हैक कर लेते हैं, तो उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो न्यूक्लियर प्लांट को हैक करते हैं, फिर उसके लिए जो एक हैकर होता है जिसको उन्होंने जो है ना वो अरेस्ट किया हुआ होता है, जिसको जेल हुई होती है, वो उस हैकर को जो है वो रिलीज करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट। वो हैकर उनको जो है वो यूक्रेन के हैकर्स होते हैं उनको पकड़ के देता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी जो है वो टेररिज्म कर रहे होते हैं थ्रू साइबर। तो ये इंट्यूटिव आइडियाज होते हैं।
इसके लिए आपने अपनी जो है ना स्किल्स को एनहांस करना है। इसको आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, हाउ टू एनहांस इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग या इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है ना वो इस पर बात करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए नेक्स्ट ये ज़रा एक स्किल एक्सरसाइज है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इसको ज़रा गौर से आप देखें, इसको पढ़ें, बल्कि ये बुक से आप खोलें पेज 197 के ऊपर, बल्कि आप काम करेंगे, मैं आपको खोल देता हूँ बुक से। लेट मी ओपन इट फ्रॉम द बुक, पेज 97 197। हाँ जी देखें, इज इट क्लियर नाउ? ये जो क्रिएटिविटी है ना, जो बड़े क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी आपको दुनिया में डेवलपमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है। हम लोग अपना खुद तो कुछ बनाते नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो ये लोग जो है इंट्यूशन की बेस पे काम करते हैं। तो ये जरा पढ़े जी, डेवलपिंग योर क्रिएटिव स्किल्स। हाँ जी, हु इज गोइंग टू रीड इट? बिलाल हसन, आप जरा पढ़ें इसको। Sir, about the skill, creativity is a frame of mind. You need to open your mind to new ideas. Every individual has the ability to be creative, but many people simply don't try to develop that ability. In contemporary organizations, such people may have difficulty achieving success. Dynamic environments and managerial chaos require that managers look for new and innovative ways to attain their goals as well as those of the organizations. देखिए मैनेजर्स को ना इनोवेटिव जो है वो वेज चाहिए होते हैं, इनोवेटिव भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। इनोवेशन तब भी होगी जब वो क्रिएटिविटी भी हो उसमें, और प्रैक्टिकलिटी मस्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज, अप्लाइड फॉर्म के हों। ऐसे ना हो कि जी वो इमेजिनरी हो, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए। और एबिलिटी टू बी क्रिएटिव, बट मैनी पीपल सिंपली डोंट ट्राई टू डेवलप दैट एबिलिटी। बहुत से लोग कोशिश ही नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो उनकी फील्ड होती है। हर बंदे को अब क्रिएटिव होने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। समटाइम लोग जो होते हैं उनकी फील्ड ही ऐसी होती है कि उनको क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो बजाय अपना टाइम वेस्ट करें या डी ट्रैक हो, डी ट्रैक भी नहीं होना, ठीक है। ये ना हो कि क्रिएटिविटी के चक्कर में आप अपने मेन गोल से ही हट जाए। तो क्रिएटिविटी भी जो है उसी वक्त आप करें जब आपको उसकी जो है ना वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, आपकी फील्ड तो ऐसी है कि अगर आप लोग जो है वो जॉब में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा काउंट करेगी, ठीक है। क्रिएटिविटी नॉट ओनली फॉर डेवलपमेंट बट आल्सो फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ें स्टेप्स। Think of yourself as creative. Number one. Although it's a simple suggestion, research shows that if you think you can't be creative, you won't be. Believing in yourself is the first step in becoming more creative. अब देखें, जो मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट दूंगा ना, उन फाइनल प्रोजेक्ट्स में जो है अपने क्रिएटिविटी को सामने रखना है। देखिए एक सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ, जब कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है ना, तो 3 वेज होते हैं कंपनीज के पास। या तो वो डिफरेंशिएट करें, ठीक है, मतलब या तो वो क्रिएटिव हो, यूनिक हो दूसरी कंपनी से, या उनकी कॉस्ट कम हो, ठीक है, क्रिएटिव नहीं भी हैं। अब देखिए 50 कंपनियां एक जैसी होती हैं, सब क्रिएटिव तो नहीं होती ना। फिर कॉस्ट के ऊपर फाइट हो रही होती है, किसकी कॉस्ट कम है, किसके फीचर्स अच्छे हैं। या फिर रिस्पॉन्सिव हो, मीन्स कि वो अवेलेबिलिटी उनकी हो हर वक्त प्रोडक्ट की, या रिस्पॉन्सिव हो, कस्टमर केयर हो, इस तरह की चीज़ें अच्छी हों, तो फिर जो है वो
ये 3 स्ट्रेटजी हैं। तो क्रिएटिविटी इसमें से फर्स्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिविटी ही को फोकस करें, आप कॉस्ट पे भी क्रिएटिविटी को ला सकते हैं। और आप जो है वो मतलब आइडिया की क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जी कि दुनिया में जो है ही नहीं, और आप बनाने जाएं और बना भी ना सकें, ठीक है। बड़े रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो इसी के लिए बड़ा आपको जो है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल और अप्लाइड होना पड़ता है। अगर आप बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ क्रिएटिव हो सकते हैं। या आप आइडिया डेवलप कर रहे हैं और आइडिया डेवलप करने के बाद आपने उसको जो है वो मार्केट के साथ लिंक किया, ठीक है। मतलब आइडिया आपको पता है रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड होने के बाद उस आइडिया को आप पेटेंट करते हैं, पेटेंट करने के बाद आप उसको फिर सेल कर सकते हैं किसी बड़ी कंपनी को। तो खैर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पता होना चाहिए कि क्रिएटिविटी आपके अंदर है और आप क्रिएटिव हैं, आप ये सोचें कम से कम। हर बंदा क्रिएटिव होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी ऑफिस ही में हो, कुछ लोग किचन में भी बड़े क्रिएटिव होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अप्लाइड फील्ड में बड़े क्रिएटिव होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पढ़ें। Pay attention to your intuitions. Every individual's subconscious mind works well. Sometimes answers come to you when least expected. For example, when you are about to go to sleep, your relaxed mind sometimes whispers a solution to a problem you are facing. Listen to that voice. In fact, most creative people keep a notepad near the bed and write down those great ideas when they occur. That way they don't forget them. बड़ा ज़रूरी है जी ये। मैं भी जब जॉब करता था तो सम टाइम ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन में कि बंदा सोचता था यार, और बिलीव में जिस वक्त सुबह उठते हैं आप सो के या रात को सो रहे होते हैं, खैर सोते हुए तो कुछ पता ही नहीं होता था, बंदा जाके ऐसा सोता था कि सुबह ही आँख खुलती थी। तो आफ्टर गेटिंग अप उस वक्त बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते थे। जैसे एक दफ़ा काफ़ी इश्यूज फेस होते थे, एक दफ़ा एक ऐसा इशू फेस करना पड़ गया कि जी हमने एक बंदे को जॉब पे सिलेक्ट किया और एचआर भी मेरे साथ पोर्टफोलियो देखता था। अब वो बंदा फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और वो ज्वाइन नहीं कर सक रहा था टाइम पे। अब वो ज्वाइन नहीं कर सक रहा था तो जाहिर बात है हमें किसी दूसरे बंदे को रखना पड़ जाता। फिर उसके लिए एक क्रिएटिव आइडिया मुझे आया। इस तरह के तो खैर हज़ारों आइडियाज़ आते थे। एक छोटा सा आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि जितना टाइम वो ज्वाइन नहीं कर सकता था, हमने उससे कहा जी आप क्लासें अटेंड करें तो आपको जो है ना वो टाइम हम विजिटिंग में काउंट कर लेंगे, और जैसे ही आपको वहाँ से रिलीज़ करेगी यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ पे आके जो है रेगुलर ज्वाइन कर लें। तो अदरवाइज उस बंदे की जॉब वहाँ से जो है ना वो हम उसको ना रख सकते ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह से प्रोक्योरमेंट के हवाले से काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े थे। एडवर्टीजमेंट, अब जब हम ऐड लगाते थे यूनिवर्सिटी का तो उसमें सब ये पूछते थे, ये मैं किसी और यूनिवर्सिटी की बात करूँ जहाँ पर मैं पहले जॉब करता था, कि जी HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। खैर इस तरह के लाइफ में बड़े इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च भी, प्रैक्टिकल लाइफ, ड्यूरिंग द बैंकिंग काफ़ी इश्यूज थे हमें फेस करने पड़ रहे थे। तो क्रिएटिविटी इंसान साथ साथ यूज़ करते हैं। आपकी तो फील्ड IT की है, इसमें इंट्यूशंस आते हैं, कोडिंग में लोग फंस जाते हैं आपको पता है, फिर उनका जो है ना वो जीना आराम हो जाता है। इसी तरह से समटाइम लोग जो है वो वर्कोलिक होते हैं, हर वक्त काम के बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इंट्यूशन में मैं आपको बता रहा था कि समटाइम आइडियाज़ आपको ऐसे ऐसे आते हैं। अभी मैं अपना एक वेंचर चला रहा हूँ, कंपनी है मेरी, उसको मैंने लॉन्च किया हुआ है, और एक हमने एक एसोसिएशन बनाई हुई है। तो उसमें भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो इश्यूज पर जो है उनका इंट्यूटिव आइडियाज़ आ जाते हैं आपके पास। तो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे या इवन अभी भी, तो जो आपको इंट्यूशंस आ रहे होते हैं, ख्यालात आ रहे होते हैं, अगर वो प्रैक्टिकल है उनको फिल्टर करें आप, ठीक है, प्रॉब्लम के मुताबिक। अगर वो प्रैक्टिकल है तो उनको नोट डाउन करें, उनको आप जाने ना दें। सम टाइम बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके पास आते हैं और प्रोडक्ट्स के हवाले से। अभी जैसे मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया है, एक एप्लीकेशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, ठीक है, उसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है। एक आइडिया मेरे पास ऐसा है कि जैसे देखिए आप लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन कोई ऐसा
प्लेटफॉर्म आपको पता है जहाँ से आपको फीडबैक मिलता हो प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले, जहाँ पे लोगों ने उसकी रेटिंग की हुई होती हो? कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी एप्लीकेशन है आपके पास? सर अमेजोन पे होते हैं रिव्यूज। अमेजोन पे लोकल इंडिजीनियस पाकिस्तानी, गूगल पे भी मिलते हैं लेकिन वो इतने, वो मतलब सम टाइम इनऑर्गेनिक होते हैं। कोई ऐसा आइडिया, जैसे डॉक्टर समझ लें, आप अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के आपको कहाँ से रिव्यूज मिलेंगे? गूगल पे आपको मिल जाते हैं, 4-5 रिव्यूज होते हैं, लेकिन वो भी जो है ना लोगों ने खुद ही बनाए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फ़ोन खरीदना है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने के बाद मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें आप क्लिक करें तो आपको प्रोडक्ट का नाम लिखें, उसका मॉडल लिखें, आपको आपका रिव्यूज आ जाए। ठीक सर है, तो इस आएंगे तरह के। कहाँ से अगर जी सर आएंगे कहाँ से अगर कोई देगा ही नहीं तो? जी, वही तो बात है, जब एप्लीकेशन आपके पास होगी, एप्लीकेशन आपने उसको डिसेमिनेट किया हुआ होगा बनाने के बाद अच्छी तरह से, लोगों ने एप्लीकेशन रखी होगी, तो जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, वो फिर आपको पता है वो जब किसी बंदे को किसी प्रोडक्ट पे, वेन एवर समवन फील एंग्री टू सम प्रोडक्ट और टू सम सर्विसेज, तो वो जो है ना वो 13 लोगों को और बताता है, रिसर्च है, या 15 लोगों को बताता है, अपना गुस्सा निकालता है, इसको यार इसको 1 स्टार दो, इसके बारे में जो है ना वो नेगेटिव रिव्यूज़ हो, या सम टाइम लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगे तो वो उसको ज़रूर 5 स्टार देते हैं। एप्लीकेशन हो तो फिर ना, अमेज़न पे मिलती हैं आपको ये चीज़ें। ठीक है, सो द मेन थिंग इज़ दैट कि इंट्यूशंस को आप अपने नोट डाउन करके रखें, तो ये इंट्यूशंस किसी ना किसी वक्त आपके बड़े काम आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ें, नंबर 3। Move away from your comfort zone. Every individual has a comfort zone in which certainty exists, but creativity and the known often do not mix. To be creative, you need to move away from the status quo and focus your mind on something new. हाँ जी, देखें, कंफर्ट जोन से बाहर निकले अपने, अगर आपने क्रिएटिविटी शो करनी है तो। क्योंकि सम टाइम लोग जो है वो विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के लोग सम टाइम जॉब्स करते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की उनकी हॉबीज होती हैं। जॉब में भी ऐसे होता है, लोग जो है वो बस कंफर्ट जोन से आप अपने निकले। कंफर्ट जोन में अगर आप फंस गए करियर में भी, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चैलेंजिंग फेस अपने देखें, लेकिन ऐसे फेस ना हो जो आपको डी ट्रैक कर दे, सपोर्टिंग फेस हो, साथ साथ आपकी जॉब के जो है ना एडिशनल हो, वो करियर के या बिजनेस से एडिशनल हो। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ें। Engage in activities that put you outside your comfort zone. You do जी, not must think differently, you need to do things differently and thus challenge yourself. डू थिंग्स डिफरेंटली, लेकिन डिफरेंट भी इतने नहीं होने चाहिए कि जो अगेंस्ट द नॉर्म्स हो जाएं। ठीक है, तो विद इन द लिमिट्स आपने देखना है, और इसको जो है वो आप डूइंग थिंग्स डिफरेंट मीन्स के इसमें आप नए नए ऑप्शंस देखें काम करने के। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपना सबसे मुश्किल काम ना अपने सबसे लेजी एम्प्लॉय को देता है, क्योंकि लेजी एम्प्लॉय जो होता है ना वो उसका कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल लेता है, स्मार्ट वर्क करता है वो। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंटली आप काम करेंगे तो वो आपको सम टाइम, शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि आप मेन जो आपका मेन प्रोसीजर या मेन चीज़ें उनको आप क्रॉस कर दें या उनको स्किप करें। शॉर्टकट का मतलब है कि आप स्मार्ट वे निकालते हैं उसका, अननेसेसरी चीज़ों को आप साइड कर देते हैं। अच्छा, ये गो थ्रू कीजिएगा सारे, सीकिंग चेंज ऑफ सिनेरी, फाइंड सेवरल राइट आंसर, प्ले योर ओन डेवल एडवोकेट। इसको जरा रीड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, लेक्चर को हम दोबारा करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोबारा जी।
एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की बात हुई थी, जैसे अपने एग्जांपल दी कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि 6 बजे के बाद जो है वो वायरस ज़्यादा फैल रहा है, तो एविडेंस की बेस के ऊपर आप जो है वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो खैर नो वन नोज, मतलब हम लोगों में से शायद मैंने भी इसको इतना स्टडी नहीं किया और आपने भी स्टडी ना किया हो, मे भी इसका एविडेंस हो। तो जो भी डिसीजन आप करते हैं वो उसके ऊपर एविडेंस होता है, खासतौर से पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो वो पर्सनल ओपिनियंस नहीं होती पॉलिसी मेकर्स की या मैनेजर्स की, वो बेस कर रही होती है एविडेंस के ऊपर। कंप्लेंट्स आ रही होती हैं समटाइम, कंप्लेंट भी एक एविडेंस होती है। टीक्यूएम में हमने पढ़ा था ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, डाटा आ रहा होता है आपके पास। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेती है। उनको पता होता है जी कि किस वक्त में, जैसे रमज़ान में आप देख लें, रमज़ान में लोग मोबाइल को कम यूज़ करते हैं, एक एविडेंस है। फिर इसकी बेस पे वो कंपनी जो है वो पैकेज दे देती है, फिर ठीक है जी रमज़ान में 9 to 5 फ्री कर दें, ठीक है, या 1 घंटे का, जिस तरह यूफोन वगैरह के पैकेजेस आते थे। तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, रिलायबल एविडेंस। जैसे लॉकडाउन होता है, माइक्रो लॉकडाउन होता है, एविडेंस आ रहा होता है आपके पास कि जी लोग टेस्ट करवा रहे होते हैं, खास एरिया से जो है वो वायरस के वो ज़्यादा आ रहे होते हैं, पेशेंट्स आ रहे होते हैं, एक एविडेंस आ रहा होता है, उसकी बेस के ऊपर आप लॉकडाउन कर देते हैं। ठीक है, कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जी उसके अंदर जो है काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है, तो एविडेंस आता है, उसकी बेस पर आप डिसीजन करते हैं, जिसके फीचर चेंज करते हैं। हाँ जी, ये एक एग्जांपल थी रडार की, ये आपसे बाद में कभी शेयर करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक देखें, डिसीजन मेकिंग बेस्ड बाइसेस एंड एरर्स। हाँ जी, ये बाइसेस एंड एरर को ज़रा गौर से देखें और इसको आप हिफ्स करें इनके नामों को। ठीक है, यू हैव 3 minutes। आफ्टर 3 minutes आई विल चेंज द स्क्रीन, आई विल चेंज द स्लाइड, and then you have to reproduce them over the chat room। और ये मेरे पास ये सारी ट्रांसक्रिप्शन आ रही है जितना भी आप इसमें लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जी देख सकते हैं आप लेक्चर, लेक्चर आपको नजर आ रहा है जी। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। यस सर, यस सर। ये देखिए, ये चैट ट्रांसक्रिप्ट है हर लेक्चर की। ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैंने भेजा था ना, ये इनकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई है। मोहम्मद मोहसिन ने लिखा था, इसी तरफ से जुल्ला लिबासी ने। तो ये भी देखिए एविडेंस बेस्ड है, ये एक एविडेंस है, इसकी बेस पे मैं डिसीजन लूंगा कि जी क्लास कंट्रीब्यूशन के आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, या मे भी पेपर चेक करते हुए। इस तरह का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है क्लास कंट्रीब्यूशन का, उसको मैं चेक करते रहता हूँ। ये मिसाइजा खान को देखें जी, ये इतना लेट क्लास में आएंगे, कह रही है काइंडली मार्क माय अटेंडेंस। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्लास कंट्रीब्यूशन है, क्लास एक्टिविटी।
तो दिस इज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ये एक एविडेंस है हमारे पास आपकी परफॉर्मेंस का। अच्छा जी, it's 12:11 and you have 2 minutes। टॉपिक भी देख लें, ऐसे ना हो आपको ये याद हो, टॉपिक पता ही ना हो क्या। डिसीजन मेकिंग बायसेस, कि डिसीजन मेकिंग में क्या क्या एरर्स आते हैं। सर चैट में ही लिखना है। हाँ जी, चैट में अपनी तब तक मैं तो अटेंडेंस को दफा देख लूँ। अटेंडेंस आप लोगों की जो है ना, ये मिस्टर अब्दुल्ला, हु इज नुमान महमूद इन द क्लास? नुमान महमूद इज है? यस सर, वो हमारी क्लास का है। सर ही इज नॉट इन द क्लास राइट नाउ। अच्छा, तो उसको थोड़ा, हाँ इसको देखिएगा। इसने तो एलएमएस को अभी तक विजिट ही नहीं किया, ही नेवर विजिटेड एलएमएस। तो ये भी एक एविडेंस है। पर का यू नो व्हाट इज हिज नेम, शहीर अहमद कौन है? सर ये छोड़ गया हीरे में। चले आप इसको पहले देख लेंगे। शहीर अहमद छोड़ गए, चले अब 2 मिनट के लिए इसको देखें, फिर इसको डिस्कस करते हैं अटेंडेंस को थोड़ा सा। ओके। हाँ जी, नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवर द चैट। अच्छा गुड, आप लोगों ने तो पहले ही लिख दिया। देख के नहीं लिखने थे ये।
चल लिख तो लिया आपने एटलीस्ट। ठीक है जी, क्विकली अटेंडेंस आपकी लेते हैं पहले, इससे पहले कि अटेंडेंस का टाइम आपका गुजर जाए। So देखें, you can see the screen of participants. इसमें अगर किसी का नाम नहीं है तो वो मुझे बताएं। सब लोग अपना अपना नाम देख लें। वैसे अभी तो यू आर 20 स्टूडेंट्स, कोई एक स्टूडेंट है जो इसमें शायद नहीं है, बिकॉज वी हैव हेयर 30 स्टूडेंट्स और 30 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग टीचर एंड मिस्टर यासिर अली। तो बाकी रह गए 28 लोग, लेकिन उन 28 में ये शहीर अहमद भी है। तो अगर शहीर अहमद हैज़ लेफ्ट तो इसका मतलब है 1 स्टूडेंट इज मिसिंग। और ये ज़रा देखें, ये मिस्टर नुमान को देखें जी, इन्होंने तो कभी एलएमएस को जहमत ही नहीं दी, कभी कोई लेक्चर देख लिया हो, कभी कुछ स्लाइड्स डाउनलोड कर लिया हो। इनकी अटेंडेंस भी देखनी पड़ेगी। तो ये भी एक एविडेंस है, ऑल्दो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट इज शोइंग योर एटीट्यूड। ठीक है जी, आपकी अटेंडेंस मार्क करते हैं। अटेंडेंस खासी कम है जी। मुझे एक दफ़ा पहले भी कोऑर्डिनेटर की कॉल आई थी और ही वाज सेइंग टू मी कि जी अटेंडेंस आपकी क्लास की जो है ना वो कम आ रही है। तो ये देख लें, आप लोगों के लिए फिर इशू बनेगा। मिड टर्म में तो मैंने कोई ऐसा सच रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज फिर 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे आप लोग, 20 और 28। ठीक है, 8 इज टू मच। अगर 8 लोग एबसेंट हैं तो खैर, लेटर भी आपको गालिबन कोई इशू होते हैं शॉर्ट अटेंडेंस के। अट्ठाईस अप्रैल
हाँ जी, लेट इट लोड, तब तक हम ज़रा बाइसेस देखते हैं। तो जी मिस्टर फैज़ान, इसको ज़रा रीड करें, व्हाट आई हैव हाइलाइटेड हियर। Sir, heuristics rules of thumb that managers use to simplify decision making. हाँ जी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, देखिए वो रूल ऑफ थंब होती हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि वो पेट होती हैं, पता होता है कि अगर ऐसे होगा तो उसका ये डिसीजन लेना होगा। ठीक है, रूल ऑफ थंब होती हैं, मतलब आपको पता है कि रिसर्च में कहा जाता है, अगर रूल ऑफ थंब, अगर वैल्यू आपकी आ गई है पी की वैल्यू या टी की वैल्यू आपकी आ रही है 1.96, तो दिस इज अ रूल ऑफ थंब कि यू आर गोइंग टू इम्प्रूव इट। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट का मतलब सीजीपीए अच्छा है, बेहतर है, तो दिस इज अ रूल ऑफ थंब कि ही इज गोइंग टू बी पास। ठीक है, तो बहुत से डिसीजन ऐसे होते हैं लाइफ में जो रूल ऑफ थंब होते हैं, बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस के बराबर डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है जी, दिस इज रूल ऑफ थंब। जैसे आप देखें मैनेजमेंट साइंसेज में क्वालिटी इश्योरेंस होती है, क्वालिटी इश्योरेंस के दौरान बहुत सी ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको देखने के बाद आप कहते हैं कि हाँ जी, दिस इज रूल ऑफ थंब, वी आर वी आर मीट द क्वालिटी इश्योरेंस। ठीक है, आईटी सेगमेंट में कोई रूल ऑफ थंब बता सकते हैं अपनी फील्ड का, कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको आप समझते हो कि हाँ जी इट्स ओके, आपका जो लैपटॉप है दैट्स ओके, या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई रूल ऑफ थंब हो, या किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में। कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको आप रूल ऑफ थंब समझते हो। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं बाद में। नेक्स्ट देखें, ओवर कॉन्फिडेंस बाइस। हाँ, जिसको पढ़ें, रूल ऑफ थंब की आपको एग्जांपल्स मैं कुछ दूंगा, सेंड करूंगा, वो आप देख लीजिएगा। When decision makers tend to think they know more than sorry आगे से हटाएं. They जी, do they do or hold unrealistically positive views of themselves and their performance. अभी थोड़ी रीडिंग किया करें बुक्स वगैरह की, जो है ना, पढ़ा करें थोड़ा, आपकी रीडिंग अच्छी हो। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं जी व्हेन मैनेजर्स थिंक दैट दे न्यू मोर देन दे डू, कि वो जानते हैं जितना उनको जानना चाहिए। ठीक है, मतलब लोग ये समझते हैं कि जी उनको पता है। ठीक है, हालांकि उन्हें नहीं पता होता, या जितना उनको पता होना चाहिए उनको उतना नहीं पता होता। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाइज होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होता है, गवर्नमेंट्स में भी होता है। जैसे आप इमरान खान को देख लें, इसका ओवर कॉन्फिडेंस वाइज है।
ये समझते हैं जी दे नो एवरीथिंग, मतलब आए हैं अपनी गवर्नमेंट में आए हैं तो उनको पता चला है जनाब ये तो मामला ही कुछ हो रहा है, ठीक है। और मैनेजर्स के साथ भी ऐसे ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। और इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है इसकी, तो पहली डेफिनेशन भी आपको अगर समझ आ जाए तो गुड इनफ है। दूसरी डेफिनेशन में कह रहा है होल्ड अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर परफॉर्मेंस। तो वो बड़े पॉजिटिव होते हैं अपने बारे में, बड़े वो क्या कहते हैं उसको, उर्दू में एक वर्ड यूज होता है, खैर दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देमसेल्व्स और अबाउट देयर परफॉर्मेंस, हालांकि ऐसी होती नहीं है उनकी परफॉर्मेंस, ठीक है। वो अनरियलिस्टिक होते हैं मैनेजर, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस बाइस कहते हैं। नेक्स्ट देखें जी, इमीडिएट ग्रेविटेशन बाइस। हाँ जी ये पढ़ेंगे, ये ऐसे करें जी, मिस आयशा खाना आप पढ़ें जरा इसको। सर जी सर रूल ऑफ थंब में हम लोग ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि एज अ मुस्लिम हमारा रूल ऑफ थंब यही है कि हम लोग वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव करते हैं। एज अ मुस्लिम वननेस ऑफ गॉड, देखिए वननेस गॉड के ऊपर जो है ना वो क्रिश्चियंस भी बिलीव करते हैं और वो यहूदी भी करते हैं, ज्यूज भी करते हैं, एंड वी हैव अ सेम गॉड, ठीक है। तो मुझे बड़े क्रिश्चियन लोग मिलते थे, वहाँ पे डिस्कशन भी होती थी समटाइम, जर्मन मेरे दोस्त थे, तो वो लोग मुसलमानों को जो है ना बड़ा मुख्तलिफ समझते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जी हमारी बुक्स के अंदर जो है वो हज़रत ईसा को भी और हज़रत मूसा के बारे में भी, मतलब जितनी उनकी नॉलेज है जो उनकी बुक्स हैं वो हमारी बुक के अंदर हम उनको प्रूव करते हैं, मतलब हम उनके ऊपर बिलीव करते हैं। एक्सेप्ट दिस जो है वो हम मुसलमान नहीं कहला सकते, ठीक है। आपने पढ़ा ना 7 चीज़ों में बिलीव, अनबिया पे बिलीव, ये रसूलों में बिलीव, तो ये बात आपकी ठीक है। हम इसको बीइंग अ मुस्लिम हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ थंब ये है कि अल्लाह पे यकीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन, और जो 7 चीज़ों का उन्होंने बताया है उन पे यकीन। दिस इज़ अ रूल ऑफ थंब फॉर बीइंग अ मुस्लिम। इसी तरह एम्प्लॉय के बारे में कह सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय पंचुअल है ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिस इज़ रूल ऑफ थंब उसके एटीट्यूड का, कि हाँ जी ही हैज़ अ गुड एटीट्यूड, अगर वो टाइम पे आता है, पंचुअल है, ठीक है। किसी परफॉर्मेंस का रूल ऑफ थंब देखना है तो परफॉर्मेंस का रूल ऑफ थंब ये हो सकता है कि जी एम्प्लॉय की जो वट एवर ही इज़ मेकिंग उसके अंदर कंप्लेंट्स कम से कम है, कम कंप्लेंट्स है तो दिस इज़ आल्सो रूल ऑफ थंब, कि हाँ जी इसका मतलब है कि ये ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। स्टूडेंट का अगर रूल ऑफ थंब देखना है परफॉर्मेंस का, आप कह सकते हैं कि जी इसके सीजीपी अच्छा है, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब जो है ये बेसिकली ये क्वांटिटेटिव नेचर में ज़्यादा देखा जाता है। जैसे क्वांटिटेटिव नेचर में आप सम टाइम अगर कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह आपने करवाया तो उसकी वैल्यूज़ ठीक हैं, तो इस रूल ऑफ थंब कि यू आर फिट, ठीक है। आपको पता है सम टाइम लोग जो हैं वो अपने सालाना टेस्ट वगैरह करवाते हैं, इसी तरह से रूल ऑफ थंब हर फील्ड में होता है। इंडिकेटर्स होते हैं ये बेसिकली, इंडिकेटर्स के बेस पे आप डिसीजन ले रहे होते हैं, दैट इज़ अ रूल ऑफ थंब। पाकिस्तान का अगर आपने देखना है तो आप देखें जी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, आपको नजर आएगा जी 8% जीडीपी ग्रोथ है, वैसे तो 2% है, चले 2% जीडीपी ग्रोथ है तो इसका मतलब है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, दिस इज रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी के इंडिकेटर्स होते हैं। अब यूनिवर्सिटी में देखें, यूनिवर्सिटी की आपको पता है रैंकिंग होती है, तो अगर रैंकिंग के अंदर यूनिवर्सिटी अच्छी आ रही है एचईसी की रैंकिंग में, तो रूल ऑफ थंब के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं डिफरेंट ना, काफ़ी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, रूल ऑफ थंब हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। मोबाइल के लिए देख लें आप, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं डिसीजन लेने के, लेकिन इसमें गलती भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि रूल ऑफ थंब आप समझ रहे हैं वही रूल ऑफ थंब ठीक हो। दिस इज बेसिकली वन ऑफ द शॉर्टकट ऑफ मेकिंग डिसीजंस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जी, द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बाइस। हाँ जी इसको जरा पढ़ें। सर पढ़ूँ मैं?
जी जी। The immediate gratification bias describes decision makers who tend to want immediate rewards and to avoid immediate cost. इमीडिएट से बात जाहिर है कि जी कुछ चीज़ जल्दी में होगी, और ग्रेटिफिकेशन मीन्स तो डिस्क्राइब डिसीजन मेकर्स हु टेंड टू वांट इमीडिएट रिवॉर्ड। लोग चाहते हैं कि जी हमें जल्दी जल्दी रिवॉर्ड मिल जाए, एंड टू अवॉइड इमीडिएट कॉस्ट, और उसके बदले हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स ना करनी पड़े या ज़्यादा हमें कॉस्ट ना देनी पड़े। तो ये भी एक बाइस हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जिस तरह के इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में आप मैनेजरल लेवल के ऊपर ले सकते हैं कि सम टाइम मैनेजर जो होते हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स डेवलप कर देते हैं जो उनके लिए बेनिफिट होती हैं, लेकिन कस्टमर के लिए बेनिफिट नहीं होती। ठीक है, तो वो डिसीजन बाइस्ड आ जाता है। मार्केट में प्रोडक्ट जाती है, फौरी तौर पे बिकती भी है, उसका रिस्पांस अच्छा आता है, कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का इमेज खराब हो जाता है। तो इसी तरह से सम टाइम लोग जो हैं वो प्रोक्योरमेंट करते हुए मैनेजर जो है वो सम टाइम वो डिसीजन में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। वो किसी अपनी मनपसंद कंपनी को टेंडर दे देते हैं, या किसी मनपसंद कंपनी से कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं, लैपटॉप्स वगैरह। तो ये भी उसका एक बाइस हो सकता है। तो हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ें। एंकरिंग इफेक्ट्स। एंकर्स होते हैं ना, जैसे न्यूज़ एंकर्स होते हैं, इसको पढ़ें जी। हु इज गोइंग टू रीड इट? मैं करता हूँ। The anchoring effect describes how decision makers fixate on initial information. जैसे आपके पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, आप उसके ऊपर एक्शन ले लोगे। ये एक एंकरिंग इफेक्ट होता है। जैसे टीवी एंकर होते हैं, आपको एक न्यूज़ देते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और आप उस इन्फॉर्मेशन को काउंटर चेक ना करें। इसी तरह मैनेजर के पास भी इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं, जिसको वो सम टाइम अगर काउंटर चेक ना करें, उस पर डिसीजन ले लें, तो वो एंकरिंग इफेक्ट हो जाता है। जैसे आपके पास प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसमें कंप्लेंट आई है आपके रिटेलर की तरफ से कि जी प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक आपका जो है वो ख़राब हो गया, ठीक है, कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट थी, और आप फ़ौरन सारा स्टॉक मंगवा लें। तो हो सकता है वो एक जगह से ऐसी कंप्लेंट आई हो, बाकी जगहों पर ठीक हो, कंपनी को फिर जो है वो बेयर करना पड़ता है। या आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, उसके ऊपर फीडबैक आपको मिला है, और जैसी फीडबैक मिला है आपने उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन ले लिया, बजाय इसके कि आप उसको काउंटर चेक करें। 5-6 जगहों से आप उसको काउंटर चेक करें, कंफर्म करें इन्फॉर्मेशन को, फिर आप उस पर एक्शन लें। अदरवाइज इट विल बी अ एंकरिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अभी हम अटेंडेंस लेते हैं, बाकी ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको गो थ्रू करेंगे क्विकली, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेक्चर आज आपका टाइम ज़्यादा लग गया है, एफर्ट्स भी ज़्यादा लग गए हैं, क्योंकि हम थोड़ा ये क्रिएटिविटी वाले टॉपिक में फंस गए थे। मैं जल्दी जल्दी आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, और क्विकली मेक इट श्योर कि जी आपने अटेंडेंस बोल दिया, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास है। बल्कि ऐसा करें, अब्दुल्ला, यू आर इन द क्लास? यस सर। अब्दुल्ला, इसका जल्दी से स्नैपशॉट लेके ना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, और आई विल मेक द अटेंडेंस। ठीक है, आपको ज़्यादा देर नहीं बिठाते हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी बोर हो जाएंगे। इसका स्नैपशॉट लेके ना मुझे इंश्योर कर दें 20 स्टूडेंट हैं क्लास में। हाँ डन सर। मैं फिर जो है ना वो आपके अटेंडेंस लगा देता हूँ। ठीक है अब्दुल्ला, चलो जी, लेट्स एंड द क्लास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं।
और मैं आपको एक असाइनमेंट भी पोस्ट कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये जो बाइसेस हमने पढ़े हैं ये बाइसेस हम पहले कवर करेंगे और विद इन 15 मिनट्स जो है आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा पहली क्लास में, और ये बाइसेस उसमें शामिल होंगे। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट क्लास में आपको विद इन 15 मिनट्स में वो कवर करा चुका हूँ। तो इस चैप्टर का सारा क्विज भी होगा और एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, और असाइनमेंट की ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट वीक ही होगी। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।